गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 मांग का नियम और मांग की लोच। मांग का नियम एवं मांग की लोच। आज इस चैप्टर में हमें सबसे पहले जानना है कि मांग किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि मांग किसे कहते हैं और मांग का लोच क्या है। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ मांग का क्या अर्थ है। हम लोग देखते हैं मांग का अर्थ। जब तक हम लोग ये ना जानेंगे कि मांग किसे कहते हैं, मांग का क्या अर्थ है, तब तक हम लोग इस चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं। मांग का नियम क्या है ये जानने से पहले हमें मांग किसे कहते हैं ये जानना होगा। मांग का अर्थ क्या है? वास्तव में मांग का जन्म इच्छा से होता है, वही इच्छा आवश्यकता में बदलती है तथा अंत में वही आवश्यकता मांग का रूप ले लेती है। वास्तव में मांग का जन्म इच्छा से होता है, वही इच्छा आवश्यकता में बदल जाती है। आवश्यकता में बदलती है। वास्तव में मांग का जन्म इच्छा से होता है, वही इच्छा आवश्यकता में बदलती है और वही आवश्यकता मांग का रूप ले लेती है। मांग का रूप ले लेती है। ये एक सिंपल मीनिंग ऑफ मांग हो गया। जब हम लोग बुक्स में पढ़ेंगे तो बुक्स में मांग को बहुत सारे विद्वानों ने किस तरह से अपनी अपनी भाषाओं में डिफाइन किया है वो लिखा हुआ है, पर हमें सबसे मेन देखना है कि मांग का क्या अर्थ है। वास्तव में मांग का जन्म इच्छा से होता है, वही इच्छा आवश्यकता में बदलती है और वही आवश्यकता मांग का रूप ले लेती है। ठीक है, अभी हम आपको समझा देते हैं। चलिए हम लोग प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए दो बातों का होना जरूरी है। प्रभावपूर्ण इच्छा क्या होती है? देखिए, जब हम लोग मांग समझ रहे हैं तो हमें मेन क्या समझना पड़ रहा है? इच्छा। तो हम लोग देखते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा दो तरह की होती है। प्रभावपूर्ण इच्छा दो तरह की होती है। सबसे पहली इच्छा क्या हो जाती है? इच्छा की पूर्ति का साधन। ठीक है। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्रय शक्ति। प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए दो तरह की बातें होना बहुत आवश्यकता है। इच्छा की पूर्ति का साधन। अब सिर्फ हम लोग इच्छा कर लिए कि हमें ये चीज चाहिए, लेकिन वो पूर्ति का कोई साधन ही नहीं है, तो वो इच्छा किसी कार्य की है नहीं है। और दूसरा होना चाहिए क्रय शक्ति। जिस चीज का इच्छा हमने किया है उस चीज को क्रय करने की हमारे अंदर, उस चीज को पूर्ति करने की हमारे अंदर ताकत और इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसको हम लोग एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, मांग किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक भिखारी है, ठीक है, यदि कोई बाहर मांगने वाला है, वो चाहता है कि मुझे एक मोटरसाइकिल की इच्छा है। कोई एक भिखारी है, वो चाह रहा है मेरे पास एक मोटरसाइकिल हो, तो वो मोटरसाइकिल उसकी या इच्छा मांग कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि वो भिखारी चाह रहा है कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो, पर उसके पास उसे क्रय करने की शक्ति नहीं है, तो वो मांग अभावपूर्ण मांग हो जाएगी, क्योंकि उसके पास तो साधन ही नहीं है। चाहने को तो लोग चाहते हैं कि हम चांद पे पहुंच जाएं, हम चांद में अपना घर बना लें, पर जब तक ऐसा करने का साधन ना हो वो साधन मांग नहीं कहलाती है।
उसी को हम दूसरे एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। एक धनी सेठ है, ठीक है, एक सेठ है जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास हर चीज़ है, पर वो भी एक मोटरसाइकिल की इच्छा रखता है, वो भी एक मोटरसाइकिल की इच्छा रखता है, पर वो धनी सेठ बहुत कंजूस है। वो इच्छा तो रखता है परंतु धन व्यय करना नहीं चाहता। अगर वो धन व्यय करना नहीं चाहेगा तो क्या वो मोटरसाइकिल खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो चूंकि उसके पास क्रय करने की शक्ति है, धन है, बट वो उसे व्यय नहीं करना चाहता, तो वो भी इच्छा मांग नहीं कहलाएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति की इच्छा मांग तभी कहलाती है जब वह पूर्ण रूप से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए धन का उपयोग करता है। एक बार फिर से इस लाइन को समझ लेंगे। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। पहला एग्जाम्पल एक भिखारी का, वो चाहता तो है कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो, पर उसके पास उतना आपूर्ति नहीं है, उतनी साधन नहीं है, क्रय करने की ताकत नहीं है, तो उसकी इच्छा मांग नहीं कहलाएगी। दूसरा एक सेठ है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, पर वो इतना कंजूस सेठ है कि वो सिर्फ इच्छा ही कर सकता है, वो अपना क्रय करने का जो शक्ति है, जो साधन है, उसे नहीं निकालेगा, तो उसे भी क्रय करने की शक्ति, वो भी क्रय नहीं करेगा, सिर्फ इच्छा रखेगा, तो उसकी इच्छा भी मांग नहीं कहलाएगी। क्योंकि किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी भी सही मांग के लिए इच्छा की पूर्ति का साधन और क्रय शक्ति दोनों होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की इच्छा मांग तभी कहलाएगी जब वो पूर्ण रूप से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए धन का उपयोग करेगा। मान लीजिए मेरे पास धन है, मैं एक घर खरीदना चाहती हूँ, तो मैं गई और बात करके ब्रोकर से एक घर खरीद लिया, तो उसके लिए मेरी इच्छा थी, तो मैंने उसके लिए खर्च किया, अपनी धन को खर्च किया, क्रय शक्ति को लगाया, तो वो इच्छा मेरी पूर्ण हो गई, तो उसे ही मांग कहते हैं। मांग के लिए इच्छा की पूर्ति का साधन और क्रय शक्ति दोनों होना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए मांग को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा मांग के निर्धारक तत्व। अब मैं समझती हूँ कि आप लोग मांग को समझ गए होंगे कि मांग किसे कहते हैं। सिर्फ इच्छा रहना ही मांग नहीं कहलाता, बल्कि इच्छा की पूर्ति करना भी मांग में सम्मिलित होता है। तो अब हम देखते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले क्या क्या तत्व हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा मांग के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा मांग के निर्धारक तत्व क्या है वो देखना। हम तो मांग समझ गए कि ठीक है, किसी इच्छा को पूर्ण करने की जो शक्ति होती है और क्रय शक्ति होती है, उसे अगर मिला दिया जाए तो वो मांग कहलाता है। ठीक है, बिना क्रय शक्ति के मांग को, इच्छा को मांग नहीं कहा जा सकता। तो उसी तरह हम देखते हैं कि इसे प्रभावित करने वाले क्या क्या तत्व हैं। पहला देख लेते हैं हम, वस्तु का मूल्य। सबसे पहला जो चीज हमें प्रभावित करता है वो क्या प्रभावित करता है? वस्तु का मूल्य। किस किस वस्तु का मूल्य? मान लीजिए किसी वस्तु को हम खरीदने जा रहे हैं, उस वस्तु का मूल्य कम है। अगर किसी वस्तु का मूल्य कम है तो हमारी क्रय शक्ति क्या होती है? अधिक होती है, हम उसे अधिक से अधिक खरीद सकते हैं। परंतु अगर किसी वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो उसे हम कम ही क्रय करते हैं। ठीक है, इसे हम एक तालिका द्वारा स्पष्ट कर देते हैं। आप लोग को एक तालिका द्वारा बता देते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल है, ये है संतरे का मूल्य। ये है संतरे का मूल्य। ठीक है,
और दूसरा है संतरे का मांग। संतरे का मांग, एक है संतरे का मूल्य, एक है संतरे का मांग। संतरे का मूल्य और संतरे का मांग। संतरे का मूल्य में क्या है? प्रति इकाई रुपए। इकाई रुपए में, देखिए प्रति इकाई रुपए में। मान लीजिए संतरे का मूल्य 5 रुपए है, तो हम संतरे का कितना मांग कर रहे हैं? 1 केजी की मांग कर रहे हैं, ठीक है। उसका मूल्य 5 रुपए है, तो 1 केजी हमने खरीदा। अचानक से हमने देखा इसका मूल्य 4 रुपए हो गया, तो हम बोले ठीक है 2 केजी ले लेते हैं। जब ये 3 रुपए हो गया तो हमने 3 केजी ले लिया। जब ये 2 रुपए हो गया तो हमने 4 केजी ले लिया। और जब ये 1 रुपए हो गया तो हमने 5 केजी ले लिया। आप समझेंगे कि जैसे जैसे मूल्य में कमी हो जाती है, जैसे जैसे मूल्य में कमी हो जाती है, वैसे वैसे मांग बढ़ जाता है, ठीक है। संतरे का मूल्य जब 5 रुपए था तो संतरे का मांग 1 केजी हुआ। जब 4 रुपए हुआ तो संतरे का मांग 2 केजी हो गया। जब 3 रुपए हुआ तो 3 केजी। जब 2 रुपए हुआ तो 4 केजी। जब 1 रुपए हुआ तो 5 केजी। उसी तरह से हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु का जब मूल्य घटता है तो उसके मांग में वृद्धि हो जाती है। तो मांग और मूल्य का आपस का एक पूरक का संबंध होता है। जैसे जैसे रुपए कम होते हैं, माल की मांग बढ़ती जाती है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन। संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन। पहला क्लियर हो गया आपको? दूसरा होगा संबंधित वस्तुओं के मूल्य, संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन। संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, इसको हम कैसे देखते हैं? देखिए, किसी वस्तु से संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग प्रभावित होती है। संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? इसके लिए हमें 2 वस्तुओं का उदाहरण लेना होगा। पहली वस्तु होती है, देखिए इसी में ए और बी करके आप लोग लिखेंगे। सबसे पहली वस्तु है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन वस्तु। और दूसरी वस्तु है, बी नंबर देके लिखेंगे, पूरक वस्तु। मैं पूरा लिखवा नहीं पाती, लेकिन आप लोग को बता दे रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके भी इसे पूरा लिख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं। प्रतिस्थापन वस्तु, एक मूल्य में वृद्धि हो तो दूसरी की मांग में वृद्धि होगी, ठीक है। एक के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। एक दूसरे की वस्तु, जैसे चाय या कॉफ़ी, ठीक है। जैसे चाय और कॉफ़ी प्रतिस्थापन वस्तु में हम देखते हैं, मान लीजिए चाय के मूल्य में चाय के मूल्य बढ़ गई, चाय का मूल्य बढ़ गया तो कॉफ़ी का डिमांड ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। लोग कॉफ़ी मांगने लगते हैं। अगर कॉफ़ी का मूल्य बढ़ गया तो लोग चाय पीने लगते हैं। इस तरह हम देखते हैं ये प्रतिस्थापन वस्तु है, मतलब एक दूसरे से बदल देने वाली वस्तु। अगर चाय का दाम अधिक है तो उसके जगह पे हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं पूरक वस्तु। अब पूरक वस्तु एक ऐसा वस्तु है जिसमें यदि एक वस्तु का दाम अधिक होता है तो दूसरे वस्तु का मूल्य खरीदारी अपने आप गिर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, मान लीजिए चाय के मूल्य में वृद्धि हो गई और चीनी के मूल्य में कोई कमी या बेसी नहीं हुई, परंतु जब चाय के मूल्य में वृद्धि हुई, लोगों ने चाय पीना जब कम कर दिया तो अपने आप चीनी की मांग में कमी होने लगेगी, जो एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं।
ठीक है, इस तरह से आप समझ गए प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु हम किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तु एक दूसरे के बदले में ली जाने वाली वस्तु, एक वस्तु का दाम अगर बढ़ गया तो हम दूसरे वस्तु से काम चला ले रहे हैं। और पूरक वस्तु में पर होता है कि अगर एक वस्तु का दाम बढ़ गया तो दूसरे वस्तु का दाम अपने आप घट जाएगा। इस तरह से ये क्लियर हो गया आपको। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।